माध्यमिक विद्यालय मराड़ पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है हम रिवीजन यानी पुनरावलोकन करने वाले हैं। जिन बिंदुओं का पुनरावलोकन करने वाले हैं वो हैं सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब इनका हम रिवीजन करने वाले हैं आज। तो यह बिंदु पे चर्चा करने से पहले, इसको रिवाइज करने से पहले हमें क्रिया का पता होना भी महत्वपूर्ण है। हम इसे इस तरीके से आज पढ़ लेंगे ताकि आपके जो पूरे अंक है वो आप पा सको परीक्षा में। तो सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार क्रिया को जान लेते हैं, क्या क्रिया किसे कहते हैं। अगर बच्चों मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ पे देता हूँ, जैसे कल मैं पुणे या मैं खाना या राम ने पढ़ाई, ये जो तीन वाक्य मैंने कहे वो कुछ अधूरे अधूरे से वाक्य हैं। क्या है वो? कुछ अधूरे अधूरे से वाक्य हैं। वहां पे हमें पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। मैं खाना, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। राम ने पढ़ाई, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और कल मैं पुणे, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। तो क्या कमी है वो हमें जानना जरूरी है। अगर कोई भी वाक्य जब पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, मतलब वो पूर्ण नहीं होता, वो अर्थपूर्ण नहीं होता, तो इसका अर्थ होता है कि वहां पे शायद से क्रिया ना लिखी गई हो। अगर वहां पे हम क्रिया जोड़ दे तो उन वाक्यों को भी क्या होगा? पूर्ण अर्थ प्राप्त वहां पे हो सकेगा। जैसे कल मैं पुणे, अगर इस वाक्य में अगर मैं जाऊंगा, ये शब्द यहाँ पे जोड़ देता हूं, कौन सा? जाऊंगा। ये शब्द अगर, एक क्रिया अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं तो ये वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कल मैं पुणे जाऊंगा। जो दूसरा वाक्य मैंने कहा था, मैंने खाना खाया, अगर मैंने खाया क्रिया वहां पे जोड़ दी है तो इसका अर्थ क्या हो गया? वो वाक्य पूर्ण अर्थ को प्राप्त हुआ, मतलब वो अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। मैंने खाना खाया। राम ने पढ़ाई, ये वाक्य से अर्थ नहीं निकल रहा था, परंतु राम ने पढ़ाई की या राम ने याद किया। जब हम अंत में क्रिया जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है? वाक्य पूर्ण हो जाता है, अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, जिससे कुछ ना कुछ अर्थ वहां पे निकलता है। परंतु अगर वहां पे क्रिया ना लिखी जाए, वाक्य के अंत में अगर क्रिया वहां पे न लिखी जाए तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं रहता, वाक्य को कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कल मैं पुणे, जो पहला वाक्य है हमारा, तो कल मैं पुणे, इससे कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन कल मैं पुणे जाऊंगा, अगर हमने वहां पे क्रिया जोड़ दी तो वाक्य को अर्थ प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये उदाहरण से हम एक चीज समझ गए कि बिना किसी क्रिया के कोई भी वाक्य को अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। मतलब कोई भी वाक्य को अर्थ प्राप्त नहीं होगा, अर्थ मतलब वो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएगा। कब बनेगा? जब वहां पे हम क्रिया को जोड़ेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ है करना। अब इसकी हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जिस पद से कुछ करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस पद से कुछ, मतलब जिस शब्द से कुछ करने का बोध होता है, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं ना, वर्ब, एक्शन। तो जब कुछ एक्शन होती है या कुछ करने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अथवा सरल शब्द भाषा में यह कह सकते हैं, वाक्य का अर्थपूर्ण करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो क्या है उसका अर्थ? किसी भी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने वाला, मतलब उसको मीनिंगफुल बनाने वाला जो भी शब्द रहेगा वहां पे, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ये तो हो गई बच्चों क्रिया की परिभाषा। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किसे क्रिया कहते हैं? जो वाक्य को अर्थ की प्राप्ति करवाता है, अर्थपूर्ण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता, ये भी याद रखिएगा। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बन पाएगा जिसमें क्रिया
ना हो, कुछ ना कुछ क्रिया होना वहां पे वाक्य में आवश्यक है। अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे पहले पढ़ा कि क्रिया का होना वाक्य में आवश्यक है, परंतु कभी कभी क्या होता है, आपने क्रिया भी वाक्य में लिख दी, फिर भी वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बन पाता है। मतलब जो वाक्य से हमें अर्थ चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता। तो ऐसे वक्त में क्या करना पड़ता है, हमें और एक क्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। कभी दो क्रियाएं, कभी दो से अधिक क्रियाएं भी एक वाक्य में आती हैं। वो कब लिखनी पड़ती हैं, जब एक क्रिया लिखने के बाद हमें उसका पूर्ण अर्थ प्राप्त ना हो सके, जो हमें अर्थ उस वाक्य से चाहिए, अगर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो दो या दो से अधिक हमें क्रिया वहां पे लिखनी पड़ती है। और जब हम दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं वहां पे लिखते हैं तो उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं वहां पे लिखी जाए तो वो क्या बन पाती हैं, संयुक्त क्रिया वहां पे बन जाती है। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक का अर्थ आप लोगों को पता है, हेल्प, मदद। ठीक है, सहायक क्रिया मदद करने वाली क्रिया। तो पहले हम कुछ उदाहरण देख लेंगे, फिर उसकी परिभाषा की ओर जाएंगे और फिर आगे का हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ वाक्य यहाँ पे मैंने लिखे हैं, 10 वाक्य हैं, उन्हें पढ़ेंगे और उनसे आपको क्या लगता है आप भी मन में सोचिएगा। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने, प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, वह अपनी जमा पूंजी भी गवा, आप हमारे घर में कुछ ना पा, करामत अली सुनकर खामोश रह, उसका अनुभव हमने कर, चाची माँ के पास चली, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। ये जो 10 वाक्य आपने यहाँ पे पढ़े मेरे साथ साथ, तो वो वाक्य पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यह वाक्य पूर्ण है? नहीं, परंतु इन वाक्यों में जो आपको आखिरी शब्द मिल रहा है, दिख रहा है, वो सभी शब्द क्या है, क्रिया है। जैसे बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, बरस जो शब्द है वो एक्शन है, मतलब वहां से कुछ करने का बोध हो रहा है, इसलिए वो क्रिया है। परंतु क्रिया होने के बावजूद उस वाक्य में हमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, इस वाक्य से कोई भी अर्थ हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हम दूसरा वाक्य लेते हैं, दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने, इतराने यह भी एक क्रिया है, परंतु फिर भी हमें यहाँ पे उससे कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा वाक्य से। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, जैसे मैंने एक पहले आपको उदाहरण बताया था, राम ने पाठ याद किया, तो यहाँ पे किया जोड़ने के बाद अर्थ की प्राप्ति हो रही है वाक्य से, परंतु प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, इस वाक्य से पूरा अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वो अपना जमा पूंजी भी गवाना ये भी एक एक्शन है, परंतु यहाँ से भी पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो जब इस प्रकार के आप वाक्य पढ़ रहे हैं जहाँ पे क्रिया होने के बावजूद अगर वहां पे हमें अर्थ पूर्णता, मतलब पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और क्रिया या साथ में जोड़नी पड़ेगी। तो देखते हैं अगर हम एक और क्रिया जोड़ते हैं तो वाक्य क्या बनते हैं और अर्थ प्राप्त होते हैं या नहीं होते। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, पहला वाक्य हमारा बरस तक था, अभी यहाँ पे हमने जोड़ दिया रहे हैं, तो वाक्य बन गया बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। जैसे ही हमने रहे हैं मतलब रहे, ये क्रिया जोड़ दी,
तो इस वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। वाक्य बन गया बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं। पहला वाक्य सिर्फ इतराने तक था, हमने यहाँ पे क्रिया जोड़ी लगते और वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त हुआ। वाक्य बन गया दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। पहला जो वाक्य था वो कहाँ तक था? प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, और वहां पे हमने कौन सी क्रिया जोड़ी? और एक करो। अब इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं जो काले मोटे अक्षरों में लिखा गया वो नई क्रिया जोड़ी गई है। पहले से क्रिया वाक्य में है, लेकिन उस क्रिया के बावजूद वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने यहाँ पे एक और क्रिया की सहायता ली और वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त करवाया। तो यहाँ पे हमने जोड़ा करो, तो वाक्य बन गया प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। वह अपनी जमा पूंजी भी गवा। ये पहला वाक्य था, इधर हमने क्रिया जोड़ी बैठा और वाक्य बन गया वह अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा। आप हमारे घर में कुछ ना पा सकेंगे। यहाँ पे पहले जो वाक्य था उसे पा तक था और वहां पे हमने क्रिया जोड़ी सकेंगे और वाक्य बन गया आप हमारे घर में कुछ ना पा सकेंगे। तो वाक्य पूर्ण अर्थ प्राप्त हो सका। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। पहला वाक्य सिर्फ रह तक था और हमने यहाँ पे क्रिया जोड़ दी गया और वाक्य बन गया करामत अली सुनकर खामोश रह गया। मतलब पूर्ण वाक्य हुआ जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। उसका अनुभव हमने कर, यह हमारा पहला वाक्य था जिसमें हमने कौन सी क्रिया जोड़ी? लिया। ये क्रिया को यहाँ पे जोड़ा और वाक्य बन गया उसका अनुभव हमने कर लिया। चाची माँ के पास चली आई। चाची माँ के पास चली, ये पहला वाक्य, यहाँ पे हमने जोड़ा आई और वाक्य बन गया चाची माँ के पास चली आई। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट, और हमने यहाँ पे जोड़ा गए और वाक्य बन गया बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। दौड़ तक पहला वाक्य था, पड़ी यहाँ पे हमने क्रिया जोड़ी और वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त हुआ और वाक्य बना टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो आप इन वाक्यों में देख सकते हैं जो हमने पहले 10 वाक्य देखे थे उनमें क्रियाएं थी, परंतु फिर भी वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। हमने यहाँ पे एक क्रिया और उसकी सहायता के लिए जोड़ दिया ताकि वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त हो सके, और वैसा हुआ भी, वाक्य पूर्ण हो सके। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपने वाक्य में क्रिया लिखी है परंतु फिर भी वाक्य को पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं होगा, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? उस वाक्य में एक और क्रिया की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब एक और क्रिया वहां पे लिखनी आवश्यक है। बिना क्रिया के तो कोई वाक्य बनता नहीं, परंतु कभी कभी एक क्रिया से भी काम नहीं चलता, तो हमें 2-2, 3-3 क्रियाएं भी कभी कभार लिखनी वहां पे आवश्यक हो जाती है। सहायक क्रिया की परिभाषा। अब हम आते हैं परिभाषा पे। आपने महत्व तो जान लिया, क्रिया और सहायक क्रिया का महत्व किसी भी वाक्य के लिए कितना है। अब हम देखते हैं कि सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है। काल का बोध कराने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, काल का बोध कराने वाला जो क्रियापद होता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अथवा मुख्य क्रिया के बाद में, देखिए 2 क्रिया जब आ रही है तब सहायक क्रिया होती है, सिर्फ एक क्रिया आ रही है तो वो मुख्य क्रिया ही होगी। जब हम एक वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो एक को मुख्य क्रिया कहते हैं, दूसरी को सहायक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायता के लिए, जिसे आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो आता है वो होता है सहायक क्रिया। अन्य शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि सहायक का अर्थ है सहायता करना, और जो सहायता करने के लिए क्रिया आती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इधर हम वाक्य देखते हैं, नगर जी हो गया, वो नागर जी हैं। नागर जी आप लिखते रहिए, तो लिखते ये भी क्रिया है, परंतु अगर हम वाक्य यहाँ तक ही पढ़ेंगे नागर जी आप लिखते, तो वाक्य से पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एक और क्रिया हमने जोड़ी रही है और वाक्य बन गया नागर जी आप लिखते
रही है, वाक्य अर्थपूर्ण बना। मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने, मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने। अब रोने जो है वो भी एक क्रिया है, परंतु फिर भी उसको अर्थ नहीं मिल पा रहा है, पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमने जोड़ दिया लगेगी और वाक्य बन गया मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। तो वाक्य अर्थपूर्ण बना। सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने, करने के हैं एक क्रिया है, परंतु फिर भी वाक्य को अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक और क्रिया वहां पे जोड़ी लगी और वाक्य अर्थपूर्ण भी बना और वाक्य बन गया सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने लगी। मतलब यहाँ पे जितनी महत्वता क्रिया की होती है उतना ही महत्व सहायक क्रिया का भी वाक्यों में होता है। कभी बिना सहायक क्रिया के वाक्य को अर्थ प्राप्त नहीं होता और कभी कभी सिर्फ क्रिया लिखने से ही वाक्य अर्थपूर्ण बन जाते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य पढ़ा था जब हमने ये पाठ की शुरुआत की थी, कल मैं पुणे जाऊंगा, सिर्फ वहां पे एक क्रिया लिखने से भी वाक्य को पूर्णार्थ प्राप्त हो सका था। अब हम सहायक क्रिया संबंधी मुख्य बातें, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए परीक्षा के हेतु से भी और हमारे ज्ञान के हेतु से भी। तो प्रथम बिंदु है सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। कभी भी याद रखिएगा जो सहायक क्रिया लिखी जाती है वो वाक्य में कहाँ पे लिखी जाती है? वाक्य के अंत में और मुख्य क्रिया के बाद में। ना तो वो पहले लिखी जा सकती है और ना मुख्य क्रिया के पहले, वो आएगी वाक्य के अंत में भी होगी और सहायक क्रिया के बाद में भी होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। आप वाक्य में सहायक क्रिया जो है वो किसी भी काल में लिख सकते हैं, भूत, भविष्य या वर्तमान, ठीक है, किसी भी काल में उसको वहां पे आप सहायक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। कुछ वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया अगर आप जोड़ेंगे तो ही वाक्य को पूर्णार्थ निकल पाएगा, परंतु हर बार ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार सिर्फ क्रिया लिखने से भी वाक्य को पूर्णार्थ मिल जाता है और कई बार सहायक क्रिया की वहां पे आवश्यकता होती है और कई बार और हमें क्रिया वहां पे जोड़नी पड़ती है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। अगर आप किसी क्रिया को सहायक क्रिया कह रहे हैं तो उसे आप कब कह सकते हैं? जब उसके पहले कोई एक मुख्य क्रिया वहां पे लिखी गई हो। अगर आपने उसके पहले कोई क्रिया वहां पे नहीं लिखी और फिर आप सहायक क्रिया बोल रहे हैं तो उसे गलत माना जाएगा। सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच केवल नहीं अथवा न शब्द ही आ सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। याद रखिएगा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में कभी भी सिर्फ न का प्रयोग आप कर सकते हैं अथवा नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं अथवा न के अलावा आप वहां पे कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन से दो शब्द है वो? न और नहीं। यही दो शब्द सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शब्द वहां पे नहीं लिखा जा सकता। इसका उदाहरण हम देखते हैं। उनके हृदय में करुण रस समा न सका। समा यानी समाना और सका यानी सकना, ये दो क्रियाएं हैं। जो पहले आएगी उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, यानी समा हो गया मुख्य क्रिया। जो बाद में आएगी सका यानी ये क्या रहेगी? सहायक क्रिया। उनके बीच में एक ही शब्द न। तो जैसे हमने अभी जाना कि हम केवल कौन से दो शब्दों का प्रयोग सहायक और मुख्य क्रिया के बीच में कर सकते हैं, वो है न। तो उनके हृदय में करुण रस समा न सका। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे खड़ा और हुआ ये दोनों भी क्रियाएं हैं। खड़ा
यहाँ पे मुख्य क्रिया है और हुआ उसकी सहायक क्रिया है। उनके बीच में हमने क्या प्रयोग में लाया, कौन सा शब्द? नहीं। और नहीं जो है, नहीं और न, ये दो ही शब्द यहाँ से हम देख सकते हैं कि केवल ये दो शब्द ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे नहीं क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में लिख सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में हम लिख सकें। यदि वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। ये भी एक मुख्य बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वाक्य का अंत, जैसे हमने पहला जो बिंदु पढ़ा था, सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। पहले इसमें हमने क्या कहा कि उसका प्रयोग अंत में होता है, परंतु अगर वाक्य का अंत है, था, थी और थे से हो रहा हो तो उन्हें हम सहायक क्रिया नहीं कहते। तो उस वक्त क्या होगा, जो आखिरी शब्द के पहले वाला शब्द है, जिसे आप अंग्रेजी में सेकंड लास्ट वर्ड कहते हैं, सेकंड लास्ट वर्ड क्या रहेगा, वहां पे सहायक क्रिया कहलाएगी। तो आखिरी जो शब्द रहेंगे है, था, थी, थे, इन्हें हम सहायक क्रिया वहां पे नहीं कहेंगे। कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई। इस वाक्य में वाक्य का जो अंत हो रहा है वो है से, और दो क्रियाएं हैं दी और गई। ये दो वहां पे क्रियाएं, मुख्य क्रिया यहाँ पे दी है, सहायक क्रिया गई है, और है ये क्रिया, ये सहायक क्रिया नहीं कहलाएगी। चाहे वो अंतिम शब्द है लेकिन वो सहायक क्रिया नहीं कहलाएगी। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या रहेगी, उसके पहले वाला शब्द, कौन सा, गई। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी वाक्य का जो अंत है वो हैं से हो रहा है, तो फिर भी हैं को हम सहायक क्रिया नहीं कहेंगे। उसके पहले वाला जो शब्द आया है सकते, उसे हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया यहाँ पे कह सकते हैं। इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। यहाँ पे था जो है, राधा एक ही बात की रट लगाती थी। राधा एक ही बात की रट लगाती थी। ये वाक्य का अंत थी से हुआ है, इसलिए थी को हम सहायक क्रिया न कहते हुए लगाती को हम सहायक क्रिया कहेंगे, और रट जो है वह क्रिया कहलाएगा। अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न हल हो सकते थे। इस वाक्य का अंत थे से हुआ, तो थे जो है वो सहायक क्रिया नहीं कहलाएगा। सहायक क्रिया क्या कहलाएगा, सकते। मतलब यहाँ पे हमने जाना कि अंतिम शब्द जो होता है वो सहायक क्रिया होता है, परंतु अगर अंतिम शब्द है, था, थी, थे ये आते हैं तो इन्हें हम सहायक क्रिया न कहते हैं, नहीं कहते। इसके पहले जो शब्द आता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें जानी, जैसे अंतिम शब्द क्या होगा, सहायक क्रिया होगा। अगर अंतिम शब्द है, था, थी, थे आता है तो उसे हम सहायक क्रिया नहीं कहते। सहायक क्रिया के पहले कभी भी क्रिया का होना अनिवार्य है। सहायक क्रिया और क्रिया साथ में आते हैं, पहले मुख्य क्रिया आएगी और फिर सहायक क्रिया आएगी। उनके बीच में केवल सिर्फ दो शब्द आ सकते हैं, एक न और एक नहीं। उसके अलावा कोई और शब्द यहाँ पे नहीं आता। कुछ और उदाहरण हम यहाँ पे जानते हैं, साथ ही साथ उनकी मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और उनके मूल रूप क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला उदाहरण, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है जुट, मूल रूप है जुटना। सहायक क्रिया है गए, मूल रूप है जाना। मुख्य क्रिया जो पहले प्रयोग में लाई जाएगी, सहायक क्रिया जो उसके सहायता के लिए हेल्पिंग, एज अ हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी, उसे हम सहायक क्रिया कह रहे हैं। और उनके मूल रूप क्या है, जुट का जुटना और गए का जाना। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया है कर, मूल रूप है करना। सहायक क्रिया है दो और मूल रूप है देना।
याद रखिएगा, परीक्षा में आपको मूल रूप भी पूछा जाता है, या मूल रूप दिया है, सहायक क्रिया लिखने के लिए कही जाती है आपको, वाक्य बना के आपको उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे जो काले मोटे अक्षरों में दिए गए वो सभी क्या हैं, सहायक क्रियाएं हैं। आंखों में आंसू उतर आए, मुख्य क्रिया यहाँ पे उतर, मूल रूप है उतरना, सहायक क्रिया है आए और मूल रूप है आना। नागर जी आप लिखते रहिए, मुख्य क्रिया क्या है, लिखते, उसका मूल रूप है लिखना, सहायक क्रिया है रहिए और मूल रूप है रहना। सोनाबाई की लड़की कथकली नृत्य करने लगी, यहाँ पे मुख्य क्रिया है करने, मूल रूप है करना, सहायक क्रिया लगी और मूल रूप है लगना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, मुख्य क्रिया यहाँ पे है दौड़, मूल रूप है दौड़ना, सहायक क्रिया पड़ी और मूल रूप है उसका पढ़ना। करामत अली सुनकर खामोश रह गए, रह गए चाहिए, वहां पे रह गया हो गया। मुख्य क्रिया रह, मूल रूप रहना, सहायक क्रिया गया, मूल रूप जाना। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची, मुख्य क्रिया यहाँ पे आ, इसका मूल रूप है आना, सहायक क्रिया पहुंची और मूल रूप है पहुंचना। इन वाक्यों में हमने सहायक क्रिया भी देखी, मुख्य क्रिया भी देखी और उनके साथ ही साथ मूल रूप भी देखे। अब आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा वो है, परीक्षा में सहायक क्रिया के संबंधित दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला रहेगा, दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना। क्या दिया जाएगा कि दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचानना है और साथ ही साथ उसका मूल रूप भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। वाक्य है, वह अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे, वाक्य क्या दिया है, वह अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, होंगे ये अंतिम शब्द है इसलिए वो सहायक क्रिया। याद रखिएगा जो अंतिम शब्द रहेगा, है था थी थे, इनके अलावा, इन पदों के अलावा वो सहायक क्रिया ही होती है। तो यहाँ पे होंगे हो गया सहायक क्रिया और उसका मूल रूप जो है वो है होना। क्या है, होना। यह हो गया आपको जो पहले प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दूसरा प्रकार इस प्रश्न का ये रह सकता है, दी गई मूल क्रिया का वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना। आपको एक मूल क्रिया दी जाएगी और उसका सहायक क्रिया के रूप में आपको वहां पे प्रयोग करना है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप वाक्य लिखते हैं, जब वाक्य में आप क्रिया या सहायक क्रिया लिखेंगे तो मूल क्रिया जैसी कि वैसा आना आवश्यक नहीं होती, उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे यहाँ पे मूल क्रिया हमें दी गई थी लगना, परंतु हमने वाक्य जो लिखा है उसमें लिखा है लगा, मतलब चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। यहाँ पे वाक्य क्या लिखा है हमने, वाक्य में लगा प्रयोग किया सकते हैं, परंतु परिवर्तित रूप वहां पे लिखा जाना आवश्यक है। तो आपको या तो सहायक क्रिया पहचानने के लिए दी जाएगी और उसका मूल रूप लिखने के लिए कहा जाएगा, सॉरी, या के रूप तौर पे आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। ये दो प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, कि हम किसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं
तो उसमें कर्ता होता है। तो जब जो वाक्य का कर्ता है वह स्वयं कार्य न करते हुए किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी और से अगर कार्य करवा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वाक्य में प्रयोग होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। इनमें दो कर्ता हैं, जैसे प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। क्रिया कौन सी हो रही है? भिजवाने की क्रिया हो रही है। किसने किससे भिजवाया? प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। तो प्राचार्य प्रथम करता है, माली द्वितीय करता है। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रथम कर्ता प्राचार्य है वो कार्य न करते हुए माली से संदेश भिजवा रहे हैं। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। उपरोक्त उदाहरणों में भिजवाया सिखाती है और खुलवा देगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। जो काले मोटे अक्षरों में हमने वाक्य में लिखे हुए 3 शब्द हैं, जैसे भिजवाया, सिखाती है और खुलवा देगा, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में आप एक चीज देख सकते हैं कि जो कर्ता है स्वयं कार्य न करते हुए वह किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, मतलब किसी और से कार्य करवा रहा है या उसे प्रेरित कर रहा है। वही 3 शब्द हैं। प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया वाक्य है। माँ बच्चों को बोलना सिखाती है, वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। सभी वाक्यों में दो दो कर्ता है। जिसने भिजवाया प्राचार्य, जिसने भेजा माली। जो सिखाती है माँ और जो सीखता है बच्चा। जो खुलवा देगा वह और जो खोलेगा चौकीदार। इन सभी वाक्य में आप देख सकते हैं प्राचार्य, माँ और वह ये स्वयं कार्य न करते हुए माली प्राचार्य और वह स्वयं कार्य न करते हुए माली और चौकीदार से कार्य करवा रहे हैं। वह स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। इसमें पहला कर्ता प्रेरक तथा दूसरा प्रेरित है। जो पहला कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। जैसे प्राचार्य, माँ और वह, वो प्रेरक हो गए। और प्रेरित हम किसे कहेंगे? माली, बच्चा और चौकीदार, ये प्रेरित कहलाएंगे। जो पहला कर्ता वाक्य में आता है वो प्रेरक होता है, दूसरा कर्ता जो आता है वह प्रेरित होता है। प्रेरित होता है मतलब वो इंस्पायर हो रहा है, और प्रेरक मतलब जो इंस्पायर कर रहा है। प्रेरक कर्ता, जो कर्ता कार्य करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। जो कार्य करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक कर्ता। प्रेरित कर्ता, जिसे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है अथवा जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रेरित कर्ता हम किसे कहते हैं? जिसको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है या जिससे हम कार्य करवाते हैं, या प्रथम कर्ता जिससे कार्य करवाता है उसे हम प्रेरित कर्ता कहते हैं। जिस प्रकार कर्ता के दो भेद होते हैं उसी प्रकार क्रियाओं के दो रूप या दो कोटियां बनती हैं। जैसे कर्ता के दो रूप हैं उसी प्रकार से क्रियाएं जो हैं उनका भी, प्रेरणार्थक क्रियाओं का भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम देखते हैं कि किसे प्रथम कहना है और किसे द्वितीय कहना है। जब प्रथम कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहकर प्रेरणा देता है तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। याद रखिएगा, जब प्रथम कर्ता जो होता है मतलब प्रेरक जो होता है, अगर वह स्वयं कार्य में सम्मिलित हो रहा है तो उस वाक्य की जो क्रिया आएगी उसको हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसे सम्मिलित होना है? प्रथम कर्ता। प्रथम कर्ता यानी प्रेरक को वहां पे कार्य में सम्मिलित होना आवश्यक है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। यानी प्रथम कर्ता कौन है? अध्यापक, यानी वो प्रेरक है।
और वह स्वयं कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ाया होगा वो प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया कहलाएगी। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। यहाँ पे माँ जो है वो प्रेरक है, प्रथम कर्ता है, वो कार्य में स्वयं सम्मिलित है सिखाने के कार्य में, इसलिए सिखाती है, यह प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया कहलाएगी। मैं सबको कविता सुनाता हूँ। अब यहाँ पे प्रथम कर्ता मैं हूँ और मैं प्रेरक हूँ और मैं कार्य में स्वयं सम्मिलित हूँ, क्योंकि कविता कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। इसलिए इस वाक्य में आई हुई क्रिया सुनाता हूँ, ये प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया कहलाएगी। मैं बच्चों को रुलाता हूँ। रुलाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैं प्रेरक हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है बच्चों को रुला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रुलाता हूँ, ये जो है वो क्या होगी? प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया कहलाएगी। तो याद रखिएगा, अगर प्रथम कर्ता जो है अगर कार्य में स्वयं सम्मिलित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वाक्य में आई हुई क्रिया को हम प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रश्नार्थक, जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न रहकर प्रेरणा देता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगर प्रथम कर्ता कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, वो केवल द्वितीय कर्ता को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या उनसे कार्य करवा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वाक्य में आई हुई क्रिया को हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा, वह जो है वो प्रथम करता है, परंतु वो स्वयं कार्य कर रहा है? नहीं, वो किससे करवा रहा है? चौकीदार से करवा रहा है। इसलिए इस वाक्य में आई हुई जो क्रिया है खुलवा देगा, यह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगी। सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। सर्कस वाले प्रथम करता है, वो स्वयं कार्य कर रहे हैं? नहीं, वह जोकरों से कार्य करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आई हुई क्रिया जो है हंसवाते हैं, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। राम अध्यापक से श्याम को पिटवाता है। राम जो है प्रथम करता है, परंतु वह स्वयं कार्य न करते हुए ये कार्य किसी और से करवा रहा है, यानी अध्यापक से करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया आई है पिटवाता है, वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। उसने शपथ पत्र नोटरी से लिखवाया। उसने जो है वो प्रेरक है, प्रथम करता है, परंतु वह स्वयं कार्य न करते हुए किसी और से वो कार्य करवा रहा है। किससे करवा रहा है? नोटरी से करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे आई हुई क्रिया लिखवाया, यह क्या कहलाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो बड़ा ही सरल है। पहले तो ये याद रखिएगा कि क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहेंगे? जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित हो, वो कार्य स्वयं कर रहा है, तो उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, उस वाक्य में आई हुई क्रिया को। और द्वितीय प्रेरणार्थक कब कहेंगे? जब प्रथम कर्ता यानी प्रेरक जो होता है वो स्वयं कार्य में सम्मिलित न होते हुए किसी और को कार्य की प्रेरणा दे रहा है या किसी और से अगर कार्य करवा रहा है, तो उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उस वाक्य में आई हुई क्रिया को। यहाँ पे कुछ मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिए गए हैं। परीक्षा में आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, मूल क्रिया दी होगी, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना होता है। आपको दो मूल क्रिया दी जाती है, उन दोनों में से किसी एक का आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वहां पे लिखना होता है। तो इसी के लिए इसी तौर पे ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाल के रखिए ताकि आपको परीक्षा के लिए वो हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ मूल क्रिया। रोना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा रुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप रहेगा रुलवाना। दूसरी क्रिया उड़ना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप उड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप उड़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। समझना, समझाना और समझवाना।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है समझना, जब उसका प्रथम पैरणार्थक रूप होता है तो वहां पे समझना था तो उसका आना शब्द वहां पे साथ में जुड़ गया तो वो हो गया समझाना। अगर उसमें वाना जुड़ जाता है तो वो द्वितीय पैरणार्थक रूप में परिवर्तित हो जाता है। गिरना, गिराना, सॉरी, गिरवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। लगना, लगाना, लगवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। चलना, चलाना, चलवाना। सहना, सहाना, सहवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। खोलना, खोलाना, खोलवाना। सुलवाना, दिखवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। ठीक है, यहाँ पे जो हमने मूल क्रिया प्रथम प्रेरणात्मक रूप और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप देखे, यह प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य आता है। आपको दो मूल क्रियाएं दी जाएगी, उनमें से किसी एक क्रिया के आपको प्रथम प्रेरणात्मक रूप और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप वहां पे लिखना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर किसी बच्चे ने नहीं निकाला है, ताकि आपको परीक्षा में ये विषय पे इस बिंदु पे पढ़ते समय आसानी हो परीक्षा के पहले। सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे हमने बिंदु सीखे थे, क्या क्या बिंदु हैं? सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में होती है। अगर वाक्य का अंत है, था, थी, थे से होता है तो उसे हम सहायक क्रिया नहीं कहते, तो उसके पहले वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? उसकी अवस्था में कि उसके पहले वाला जो शब्द आएगा किसके? है, हैं, था, थी, थे के, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला, तो डाला जो है अंतिम शब्द वाक्य का, वो क्रिया है, इसीलिए डाला क्या रहेगा? सहायक क्रिया कहलाएगी। हमें यहाँ पे सिर्फ सहायक क्रिया पहचानना है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, यानी आखिरी शब्द कौन सा है यहाँ पे? दिया, और वो क्रिया है, इसलिए वो सहायक क्रिया कहलाएगा। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, इस वाक्य में पहुंची ये शब्द से वाक्य का अंत हुआ है, और पहुंची यानी पहुंचना ये क्रिया है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या रहेगी? पहुंची। फिसलने का डर हमेशा लगा रहा जो है वो अंतिम शब्द है, इसलिए रहा क्या रहेगा? सहायक क्रिया कहलाएगी। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता, जाता जो शब्द है यहाँ पे वो आखिरी शब्द है, इसलिए जाता क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया यहाँ पे कहलाएगी। कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। गया यहाँ पे अंतिम शब्द है, इसका मूल रूप है जाना, तो यहाँ पे गया जो है वो सहायक क्रिया कहलाएगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, तो आया शब्द क्या रहेगा? यहाँ पे सहायक क्रिया यहाँ पे कहलाएगी। उसका अनुभव हमने कर लिया, यहाँ पे लिया जो है वो सहायक क्रिया है। चाची माँ के पास चली गई, गई जो है वो सहायक क्रिया है, क्योंकि वह आखिरी शब्द है। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, तो गए सहायक क्रिया होगा। मैं चुपचाप लौट आया, मैं चुपचाप लौट आया,
तो आया क्या रहेगा यहाँ पे, आखिरी शब्द सहायक क्रिया। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, रहा जो है वो सहायक क्रिया होगा। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, यहाँ पे लगा, यह सहायक क्रिया कहलाएगी। रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने आते हैं, तो यहाँ पे आखिरी शब्द है, परंतु उसे हम सहायक क्रिया नहीं कहते, इसलिए है कि पहले आया है आते, तो वो सहायक क्रिया यहाँ पे कहलाएगी। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या रहेगी, पहुंची। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, तो यहाँ पे सहायक क्रिया रहेगी लगा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी, यहाँ पे पड़ी यह सहायक क्रिया कहलाएगी। मैं सकारात्मक सोचने लगी, यहाँ पे लगी ये शब्द सहायक क्रिया। फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ, यहाँ पे जाओ ये शब्द सहायक क्रिया है। मानो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे मैंने कहा था है था थी थे से अगर वाक्य का अंत हो तो उसे सहायक क्रिया आखिरी शब्द को नहीं कहते, उसके पहले वाला शब्द क्या है यहाँ पे, रही, तो वो सहायक क्रिया कहलाएगी। फिर से जो मुख्य बातें मैं एक बार दोहराता हूँ, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आएगी, मुख्य क्रिया के बाद में। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का आना अनिवार्य है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं और न, ये दो शब्दों का ही प्रयोग हो सकता है। और अंतिम जो है, अगर वाक्य का अंत है था थी थे से हो रहा है, तो अंतिम शब्द को सहायक क्रिया न कहते हुए उसके पहले आने वाले शब्द को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये मुख्य बातें थी। आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और वो अपने परीक्षा में यहाँ से पूर्ण अंक अब प्राप्त कर पाएंगे इन दो बिंदुओं के ऊपर। धन्यवाद। हेलो मैम।